हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैम आज थोड़ी सी मरी सी हुई हैं, मेरी बैक एक हो गया है क्योंकि कल मैं स्टाइल मारते मारते घर में थेपले बना रही थी। ठीक है, स्टाइल कैसे मार रही थी कि भरी सर्दी में मैं गर्मी के कपड़े पहन के घूम रही थी, इसलिए मेरे बच्चों तो इतने थेपले बनाए, इतनी पूरियां बनाई, ठीक है, इतना सब कुछ बनाया तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया उससे। आदत नहीं है ना, आदत है बच्चों को पढ़ाने की, कल कर रहे थे घर का काम, इसलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जितना मेरे से लिखा जाएगा उतना लिखेंगे, बाकी मैं बोल दूंगी, आप लिख लेना। थेपले क्या होते हैं? थेपले इज अ गुजराती डिश, दिस अ गुजराती पतला पराठा। ठीक है, यस। मैम क्लास छोटी ले लेना आज प्लीज। हाँ बेटा, मेरे भी आज ये वाला कंधा, पीछे की साइड कमर अटकी हुई है, नॉट कंधा, ये वाला जो साइड स्कैपुला, माय स्कैपुला एंड द मसल्स अराउंड स्कैपुला जकड़ गई है। यस। हाँ, मुझे काफी कुछ आता है बनाना, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग। मैम आज केम क्लास नहीं हुआ था, कोई नहीं, होता है बेटा। When you are taking a long term batch, you have things like that. ठीक है, यस। प्रियांशु देखो, प्रियांशु तो गरबा नाइट शुरू हो गया लग रहा है करना, कि आज 1 घंटे की क्लास बाय होगी, कल हुई नहीं थी, आज मैं गरबा करूंगा। सिलेबस कंप्लीशन की किसी को टेंशन ही नहीं है इस क्लास में, सिवाय मेरे। चलो बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने इसमें आपको पीसीआर पढ़ाया था। ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ, चैप्टर बहुत इजी है, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था कि किस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। फिर अब हम उन हर स्टेप की टेक्निकलिटीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्निकलिटीज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि कौन सी चीज ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम पीसीआर कर रहे थे। तो पीसीआर क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए स्ट्रैंड। मान लो कि हमें इसे वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना है, मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो एक स्ट्रैंड से मैं कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ कि दिस विल वर्क और नॉट? तो आपको मल्टीपल चीजें चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो इसलिए हम करते हैं पीसीआर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया? सब बताएंगे। तो पीसीआर करते कैसे है? पीसीआर के 3 स्टेप्स है। पहला है डीनेचुरेशन, फिर है एनीलिंग, फिर है पॉलीमराइजेशन। सब बोलेंगे एक बार। डैप, वो तुम आजकल जेनजी यूज करते हैं ना वर्ड, डैपर, डैप, डोप, पता नहीं क्या क्या यूज करते तुम लोग। तो डैप, डैप क्या है? डीनेचुरेशन, एनीलिंग, पॉलीमराइजेशन। फिर से, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम का, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, पॉलीमराइजेशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले क्या है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब। डीनेचुरेशन, इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? हमने लिया अपना डीएनए स्ट्रैंड, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए स्ट्रैंड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये? पहले इसको देख लो, फिर मैं टाइम दूंगी बनाने का। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये कौन सा डीएनए स्ट्रैंड है? अगर क्वेश्चन नीट में आ गया, भाई किसको तू एम्पलीफाई कर रहा है, क्यों जरूरत है तुझे पीसीआर की? तो डिजायर्ड डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं हम। डैप एक ट्रिक थी गधो, डिजायर्ड डीएनए। डैप, डी से डीनेचुरेशन, ए से एनीलिंग, पी से पॉलीमराइजेशन। तुम इतने तो बुद्धू नहीं हो यार, या मुझे ही बनाते हो पूरे तीनों क्लास में, तीनों सब्जेक्ट में, कि मैम को ही बना देते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र की हैं, ये हमारी बातों में फंस जाएंगी, है ना? सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में, इतनी भी बड़ी उम्र की नहीं हूं मैं। चलो, तो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए। तो अब डीनेचुरेशन में हम क्या कर रहे हैं? डीनेचुरेशन में हम करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करेंगे बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, और इन्हें तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। इनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? अपने थर्मोसाइक्लर यानी कि पीसीआर मशीन में हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है। और वो हाई टेम्परेचर कितना है? 92 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री सेल्सियस।
इतने हाई टेम्परेचर पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक तरह की वीक बॉन्ड है, वो टूट जाती है, जिसके कारण ये दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। क्या ये पहला स्टेप सबको समझ में आया नहीं आया, सब बताएंगे चैट बॉक्स में। अब हम यहां पे दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। जो दूसरा स्टेप है वो है एनीलिंग। देखो बेटा, ब्रेकअप के बाद अलग अलग हो जाते हैं ना, ब्रेकअप के बाद अलग अलग, फिर सहारा चाहिए होता है, वो सहारा दोस्त के रूप में मिलता है। तो वो सहारा कौन है, देखिए इधर, तो यहां पे हम सहारे की बात कर रहे हैं। ये देखिए, हाय मेरा हाथ, अरे भगवान, बुढ़ापा बहुत गंदी चीज है। यस, अब यहां पे हम लगाएंगे छोटे छोटे प्राइमर्स। जैसे कि आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां प्राइमेज आता है, प्राइमर बनाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो यहां पे प्राइमेज तो है नहीं, प्राइमर तो बना नहीं रहा है, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए रेडीमेड प्राइमर्स। क्या चाहिए बच्चों यहां पे हमें, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, हमें चाहिए रेडीमेड प्राइमर्स। ठीक है, तो एक प्राइमर यहां पे लग गया 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और एक प्राइमर यानी कि एनीलर यहां लग गया 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो जो येलो कलर से मैंने लगाए हैं वो क्या हैं, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, वो क्या है, वो है एनीलर्स, वो है प्राइमर्स। तो यहां पे अब हम एनीलिंग में क्या कर रहे हैं, इस स्टेप पे, यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ एनीलर्स और प्राइमर्स। एनीलर्स और प्राइमर्स क्या होते हैं, मैंने पिछली स्लाइड पे लिखवाया था, तो आई होप सब बच्चों को पता हो। किस टेम्परेचर पे ये एनीलिंग प्रोसेस होती है, इतने हाई टेम्परेचर पे इतने बुलबुले इंसान के साथ कोई नहीं रह सकता। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा, गुस्सा कम करना पड़ेगा, वरना लौंडिया भाग जाएगी नालायको। यस, इसका प्राइम एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ। रेस्टोरेंट में पापा मम्मी जाते हैं, मम्मी हमेशा डरी रहती है रेस्टोरेंट में, क्यों, पापा भी लाइक, अरे इतनी देर हो गई, खाना क्यों नहीं लेके आ रहा है, ये फ्री में आया क्या, पैसे नहीं दे रहे हम इसको, अबे लाता क्यों नहीं है। इतना एम्बैरेसमेंट हो जाता है कि बच्चे तो कहते हैं कि खाना नहीं उतर रहा मेरे गले से नीचे। पापा ये घर थोड़ी है, ये रेस्टोरेंट है यार, हर जगह एम्बैरेसमेंट करना जरूरी है क्या, इसलिए हम आपके साथ नहीं आते हैं। तो हाई टेम्परेचर में चीजें बनती नहीं है, बिगड़ती हैं, तो इसलिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा बच्चों। सो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जहां हाई टेम्परेचर पे हम दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रहे हैं। फिर टेम्परेचर हमने कम किया और वहां इंट्रोड्यूस किया एनीलर्स या प्राइमर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो प्राइमर और एनीलर्स है कम टेम्परेचर में उस मशीन के अंदर जुड़ जाते हैं आपके डीएनए स्ट्रैंड से। ठीक है, यस। अब आगे चलते हैं, अब इसके आगे चले बच्चों, अब इसके आगे है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा कौन सा है, पॉलीमराइजेशन। इसी पॉलीमराइजेशन स्टेप को हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं डीएनटीपीस, जिससे कि इन प्राइमर्स की लेंथ को बढ़ाया जा सके। क्या करा जा सके, प्राइमर की लेंथ को बढ़ाया जा सके। प्लस हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन का काम करेगा, जो ऐड करेगा डीएनटीपीस इन प्राइमर्स के आगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारे 2 स्ट्रैंड बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारे येलो कलर से क्या है, प्राइमर्स, ये हैं प्राइमर्स। अब यहां पे एंजाइम लगेगा पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, और ये इस स्ट्रैंड को बनाता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करेगा डीएनटीपीस। तो एक डीएनए से बन गई 2 कॉपीज, यस और नो, एक डीएनए से बन गए ना 2 कॉपीज, यानी कि क्लोनिंग हो गई ना।
अब ऐसे ही अगर मेरे प्यारे बच्चों ने 30 साइकिल्स चलाई अपने पीसीआर मशीन में, यानी कि थर्मोसाइक्लर में, तो कितनी कॉपीज बनेगी? 1 बिलियन। कितनी बनेगी? 1 बिलियन कॉपीज। अब यहां पे एक फॉर्मूला मैं कराती हूँ, हर साल वो फॉर्मूला हर टीचर लिखवाता है, बट कुछ टीचर्स ने पिछले साल इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया नीट में, इतना शो ऑफ किया कि देखिए सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं ये चीज। अरे भाई, ये फॉर्मूला जो है हर अच्छा टीचर पढ़ाता ही पढ़ाता है, बट पूरा रील्स बना दिया इंस्टाग्राम पे, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय नोट्स, देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। भाई हर कोई लिखवाता है भाई। अगर आप ये सब नहीं लिखवा रहे तो आप टेक्निकली कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए पढ़ा ही नहीं रहे हैं, फिर आप पढ़ा रहे हैं क्या? सीबीएसई लेवल, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल थोड़ी हुआ। हर बच्चे को पता था, क्वेश्चन फ्रॉम माय नोट्स। चलो ये इतना बना लो, अब फॉर्मूला और उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्लास में। भगवान, नहीं नहीं बेटा, नो तनु, नो नो नो, डोंट टेक नेम्स, नो नो नो, शी इज अ वेरी गुड टीचर, डोंट टेक नेम्स। उनकी तो मैं बात कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है शी इज अ गुड टीचर। चले बच्चों, आगे चले। फॉर्मूला पे लिख लिया सबने? आ जाओ, अब आते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज। अगर हमें नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज निकालना है, जो कि नीट का क्वेश्चन था इस साल का, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल्स। कितनी पीसीआर में साइकिल्स चली मेरे बच्चों? ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं। क्वेश्चन, मेरे पास नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज है 64, तो कोई मुझे n की वैल्यू बता सकता है कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स चली होंगी कि मेरे पास 64 कॉपीज ऑफ डीएनए है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बताओ। कितना होगा? 2 की पावर 3 होगी। तुम लोग को मैथ्स नहीं आता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 6। तुम लोग को मैथ्स नहीं आता है? बहुत बुरा लगता है यार मुझे तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर के लिए। 2 की पावर 6, 2 की पावर n, n इक्वल्स टू 6, यानी कि अगर आप 6 साइकिल्स चलाओगे तब जाके आपको 64 कॉपीज ऑफ डीएनए मिलेगी। ये एक्चुअली में बुरा लगता है यार, कैसे पढ़ाते तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी copies of DNA are obtained if we run 6 cycles of PCR and starts with 2 copies of DNA? आंसर बताइए चैट बॉक्स में, आंसर बताइए चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, मैंने 6 साइकिल रन की, तो नंबर ऑफ डीएनए कितना निकलेगा? नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज 2 की पावर n दिया हमें 6, ये हो गया 64। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ आता है? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 2 कॉपीज नॉट फ्रॉम 1 कॉपी। तो यानी कि अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा 128 कॉपीज ऑफ डीएनए। तो एक निशु ने सबसे पहले आंसर लिखा था क्लास में, फिर निशु का आंसर देखकर सब गिरगिट की तरह अपना आंसर बदल दिए। सबसे पहला आंसर आज निशु ने दिया था, ये वाला चैट सेक्शन में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सतर्क नहीं रहता है वो आते हुए भी फेल हो जाता है, क्योंकि बाद में वही बच्चे कहते हैं मैम ये मुझे आता था बट मैं वहां मेरे से नहीं हो पाया, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, मैंने ये नहीं पढ़ा। इसलिए जो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है उसके साथ यही होता है। ठीक है मैम, कंचन थी। अच्छा भाई, मैंने निशु का आंसर देखा था सबसे पहले। इनको बस ये लग रहा है कि निशु कैसे क्रेडिट ले सकती है। भाई आंसर तो उसने भी सही दिया ही था मेरे बच्चों। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। आखिर ये पीसीआर जो मशीन है ये केवल डीएनए एम्प्लीफिकेशन में ही यूज नहीं होती बायोटेक में बच्चों, बल्कि इसके फायदे और भी बहुत जगह है। ठीक है, कहां कहां इसके फायदे हैं? जैसे डायग्नोसिस, बीमारी के डायग्नोसिस में भी काम आता है। मैंने एड्स में आपको ये चीज लिखवाई थी, अगर आपको याद हो। अगर म्यूटेशन हुई है सीक्वेंस में तो वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन इन डीएनए सीक्वेंस, ये भी आप पता कर सकते हैं। एम्पलीफाई कीजिए फिर पता लग जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, और एवोल्यूशनरी स्टडीज में बिल्कुल सही, एवोल्यूशनरी स्टडीज में इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि डायनासोर का वो जुरासिक पार्क आपने देखी होगी, एक मच्छर थी, मच्छर के अंदर डीएनए था, किसका? डायनासोर का, खून था, फिर उस खून निकाल के उन्होंने पूरे डायनासोर बनाए। तो एवोल्यूशनरी स्टडी मतलब एम्प्लीफिकेशन किया ना पहले, तब तो जाके आप डायनासोर बना पाए, पहले वाले पार्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मान लीजिए कि अगर सैंपल बहुत कम है तो उसको एम्पलीफाई करोगे तभी उस सैंपल को पढ़ पाओगे ना बच्चों, वरना तो आप कर ही नहीं पाओगे। फोरेंसिक्स, समझ आया बिल्कुल? Now can we start with the next step number 5? 5 है 6 है? कौन सा स्टेप चल रहा है देख लो एक बार। 5 चल रहा होगा पीसीआर, हाँ 5। स्टेप नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? नाउ यू हैव हजारों लाखों करोड़ों कॉपीज ऑफ डिजायर डीएनए। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बैक करूं? ठीक है, ये लो। जब हो जाए तो बता देना, ठीक है? Ma'am, I have a doubt in evolution. The studies can be made in molecular level. For example, the protein present in blood of man and apes in similar. ठीक है? अरे भाई, the base sequence in nucleic acid and amino acid in protein is related or is alike. So it will be example of molecular analogy और molecular homology. अच्छा, proteins of both of them share same structure, different function. ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। अब आप बताओ, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, होमोलॉगी। हाँ आकृति बेटा, यू पीपल बिहेव लाइक ध्वनि। आज उसकी टीचर का सुबह मैसेज आया कि आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो कहती है कि मम्मा टीचर की तबीयत खराब है तो मैं कैसे क्लास कर लूं, मैं नहीं देख पाऊंगी अपनी मैम को।
और तुम्हें देखकर भी यही वाइब आती है। तो शरीर से बड़ा होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिमाग से बड़ा होना चाहिए इंसान। चले अब आ रहे हम नेक्स्ट स्टेप पे, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम बना रहे हैं काइमेरिक डीएनए। इसी काइमेरिक डीएनए को नीट वाले हेट्रोलोगस डीएनए भी बोलते हैं। तो बच्चे किसी भी नाम से आपके लिए सवाल आ सकता है, आप लोग को तैयार होना चाहिए हर टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि देखो बायो में चीजें टफ नहीं बनती है, हमेशा याद रखना बायो का पेपर टफ नहीं होता, हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप टफ नहीं बना सकते, न्यूमेरिकल्स नहीं होते इसमें आप बच्चे को बस कंफ्यूज कर सकते हो अलग अलग नाम देकर या ऊपर नीचे करके सेंटेंस को बस। सो कंफ्यूज बच्चा कब होता है, जब उसे टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, हेट्रोलोगस डीएनए भी कहते हैं। ये बनता कैसे है, इसके अंदर आपको चाहिए डिजायर डीएनए। ये जो डिजायर डीएनए इसी का दूसरा नाम है पैसेंजर डीएनए। क्या कहते हैं इसको, पैसेंजर डीएनए। अब ये पैसेंजर किस में बैठेगा, जीन टैक्सी में। जीन टैक्सी कौन होती है जल्दी बताओ, ये बैठेगा जीन टैक्सी में। और जीन टैक्सी कौन होती है, वेक्टर डीएनए होता है। क्या होता है हमारा, वेक्टर डीएनए। और ये वेक्टर डीएनए और पैसेंजर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाते हैं दोनों मिलके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये कैसे बनता है यही मुझे समझाना है। तो इसके बारे में तो हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब जिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है वो है हमारा वेक्टर डीएनए। तो आज का बड़ा टॉपिक है हमारा वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए लिखिए बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, सबसे बड़ा यही टॉपिक है आपका इस पूरे चैप्टर का। जीन टैक्सी, क्या होती है जीन टैक्सी, चलो मैं तुमसे कुछ चीज पूछती हूं। वेक्टर डीएनए डीएनए सीक्वेंस है या आरएनए सीक्वेंस है या प्रोटीन है, लिपिड है, पॉलीसैकेराइड है? आई जस्ट होप दैट यू यूज अ कॉमन सेंस। आरएनए देखा, मैंने लिखा हुआ है सामने कि वेक्टर डीएनए है, क्यों नहीं यूज करते हम कॉमन सेंस। सो बच्चों सबसे पहली चीज, आखिर वेक्टर है क्या, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर होता है डीएनए सीक्वेंस। क्या होता है आराम से बताओ, ये होता है वेक्टर एक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, कोई नहीं अंशु कोई नहीं। अब ये जो होता है इसका काम क्या होता है, इस डीएनए सीक्वेंस का, टू कैरी डिजायर्ड डीएनए, क्योंकि ये जीन टैक्सी होता है। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेक्टर डीएनए, इसका पर्पस क्या है, टू कैरी फॉरेन डीएनए, टू कैरी पैसेंजर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। कहां तक लेके जाते हैं, उसकी डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन का नाम क्या है, होस्ट सेल। ठीक है बच्चों, वहां जाके ये अपनी कॉपीज खुद बनाता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो वेक्टर डीएनए इज अ डीएनए सीक्वेंस which is self-replicating, which act as a vehicle to carry foreign DNA or desired DNA into the host cell. पहले बताओ डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब इसको लिखते हैं, अभी याद हो जाएगा क्लास में। सो वेक्टर डीएनए इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग DNA sequence which acts as vehicle to carry passenger DNA और desired DNA into होस्ट सेल। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा करते हैं आप और मैं मिलके। अब देखो बेटा, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या टैक्सी बुक करते हैं, आजकल आता है ना उबर पे प्रीमियम, गो,
ठीक है, प्रायोरिटी, ढिकाना, नो गाड़ी, फिलाना गाड़ी, एक्सेल गाड़ी, एल गाड़ी, एम गाड़ी, उबर ऑटो, उबर बाइक। ठीक है, तो ऐसे यहां पे भी प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर आप चूज करते हैं कि मेरा कौन सा वेक्टर मेरे हिसाब से भाई। ऐसा नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट में एक वेक्टर चल जाएगा। अब जाना हमें 4 लोगों को है, तुम बुला रहे हो बाइक। गांव में तो हम जा सकते हैं, बट शहरों में लोग तंदुरुस्त होते हैं, नहीं जा पाएंगे। तो आपको समझना होगा इस एक्सपेरिमेंट में कि जो एक्सपेरिमेंट है मेरा, उसके हिसाब से ही वेक्टर का चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर होगा सब एक्सपेरिमेंट में चल जाएगा, ना जी ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उबर बफलो, क्या बात है यार, ठीक है, भैंसा, उबर सांड। ठीक है, चलो, तो अब यहां पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर डीएनए की? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? अब मान लीजिए कि क्रिसमस आ रहा है, गर्मा मैम को जाना है सदर बाजार सस्ता क्रिसमस का सामान लेने। तो आप बताइए, अब मैं एक एक्सेल गाड़ी ऑर्डर करूं? सदर बाजार आपको पता है बहुत क्राउडेड होता है, हर शहर में एक सदर बाजार होता है जो बहुत क्राउडेड होता है। ठीक है, वहां सबसे सस्ता सामान मिलता है, होलसेल मंडी होती है। तो अब बताइए, मैम को जाना है सदर बाजार क्योंकि आ रहा है क्रिसमस, मैम को लाने है सस्ता सामान। तो मैम कैसे जाएगी? बाइक पे या साइकिल पे मैं नहीं जाऊंगी, बाइक फिर भी ठीक है, गधे कहीं के। वॉकिंग, तुम रहने दो, मैंने किससे सवाल पूछ लिया यार, क्यों पूछ लेती हूँ मैं ऐसे सवाल तुमसे। इजिप्ट से सीधा सदर, थैंक यू। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले साइज ऑफ द वेक्टर, जितना छोटा साइज होगा वेक्टर का उतनी आसानी से वो जाएगा होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, जितना बड़ा वेक्टर होगा, अब सेल कहेगा भाई मैं खुद इतना सा हूं, तो इतना बड़ा समूह लेकर आ गया है, कैसे कैसे मैं तेरे को ठहरा सकता हूं, बता जरा, बता ना बता। ठीक है, तो इतना बड़ा मुंह लेके आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही काम चलेगा। समझ आया नहीं आया? तो स्मॉलर द साइज बेटर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, चलो, बीएमडब्ल्यू ख्वाबों में मिलेगी मुझे बीएमडब्ल्यू, और नहीं तो साइज पे आते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ वेक्टर डीएनए, more is the transformation efficiency of, sorry, more is the transformation efficiency into host cell। पहला पॉइंट सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? बताओ नॉट सो प्यारे। 3 पहिए वाला साइकिल, और कुछ? वैसे मुझे जाना ही अभी सदर, मेरा हाथ का दर्द ठीक हो जाए। वहां पे जो क्रिसमस ट्री होता है, यहाँ पे 2-2.5 हजार का देते हैं, वहां पे आपको वही सेम मिल जाता है 300-400 रुपए में। जो उसपे सजाने का सामान होता है वो आप वहां से 400 रुपए में एक थैला भर के ला सकते हैं। यहाँ पे 200-200 की तो 4 बॉल पकड़ा देते हैं। बहुत महंगाई है यहाँ पे मेरे बच्चों। तो हम जाएंगे वहीं पे, क्या हो गया, एक बैग लेके जाते हैं, ठीक है, और हाथ के भी 2 बैग लेके जाते हैं और ले आते हैं 2 मिनट में सामान, और नहीं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ओराई। क्या होता है ओराई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है बच्चों? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है मान लीजिए आपके वेक्टर डीएनए में, तो क्या हो सकता है? अगर ओराई है ही नहीं तुम्हारे पास, तो बताओ क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? अरे वो सेल्फ रेप्लिकेट ही ना करेगा, वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा जो उसका काम है। ये देखिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कैसे करेगा? रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा। तो इसका होना बहुत जरूरी है। तो क्या काम होता है ओराई का? ओराई इज द
nucleotide sequence within vector DNA from where replication starts. अब कितनी बार रेप्लिकेशन होगा वो कौन बताएगा, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कितनी बेटा, एयूजी ट्रांसलेशन का होता है ना कि डीएनए रेप्लिकेशन का। मेरे बेटे दुर्गेश, आप ट्रांसलेशन पे चले गए हैं, मैं अभी डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही हूं, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी बार रेप्लिकेट होगा, वो भी ओराई ही डिसाइड करेगा। जितने बच्चे आंसर लिख रहे हैं आरओपी वाले, इन सबका -1 है, सबका। गधे हैं एक नंबर के, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। यहां कॉपी नंबर कहते हैं इसे। ये कॉपी नंबर भी कौन कंट्रोल करता है? आपका ओराई सीक्वेंस, क्योंकि रेप्लिकेशन ये करा रहा है। 1000 एप्लीकेशन के बाद ये कहेगा जब हम नहीं काम करेंगे, जैसे तुम कहते हो फिजिक्स के 5 सवाल करने के बाद नहीं करेंगे हम और सवाल, नहीं होती हमसे फिजिक्स। हाँ नहीं तो ये क्या है? उसका मन है ना भाई, इसका मन है कितना बनाए कितना ना बनाए। तो कॉपी नंबर क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स वेक्टर डीएनए रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। ज्यादा कॉपी नंबर बढ़िया वेक्टर, कम कॉपी नंबर गधा वेक्टर, ठीक है। यस, सो क्या है कॉपी नंबर? मोर, और सॉरी पहले डेफिनेशन तो लिख दो, कहेंगे मैम डेफिनेशन नहीं लिखवाती। हाँ नहीं तो ओके, कॉपी नंबर इज द नंबर ऑफ वेक्टर डीएनए replication inside host cell. More the copy number, better is the vector. ठीक है। हाँ बायो करके कैम भूल जाता हूँ, कैम करके फिजिक्स भूल जाता हूँ, फिजिक्स करके सिलेक्शन भूल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शायरी ओपी। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, शानदार। अब इसी कमेंट पे सारे नीट एस्पिरेंट आके 1-2 हजार लाइक कर देते कि यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। क्या बात कही हो। यस मैम, आपकी टी शर्ट का लिंक दे दो। दिस इज फ्रॉम यूएस, माय हस्बैंड्स यूनिवर्सिटी बी स्वेट शर्ट, माय स्वीट हस्बैंड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो वेक्टर्स के पास होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स? भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है, ये कैसे पता करोगे? आंख से तो तुम्हारे को दिख नहीं रहा है। यस, जैसे मान लो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पे तुम्हारा दिल आ गया है, अब तुम कैसे पता करोगे कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है या नहीं? क्योंकि अगर तुमने फीलिंग्स बोल दी तो बेस्ट फ्रेंड भी गई, जो कि इकलौती है तुम्हारे जीवन में। अगर मान लो एक्सेप्ट कर लिया तो पत्नी बन जाएगी या गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे पता करे गाइस? कैसे? सोचो कैसे पता करे? तो यहां पे हमें चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर्स। जैसे कि फिर एक तुम वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, फिर लड़का सोचेगा मैं एक और लड़की लाता हूं, अगर ये जलने लगी तो यानी मेरे से प्यार करती है, अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा तो यानी ये मेरे से प्यार नहीं करती है। तो यहां पे जो वो लड़की लेकर आया है जलाने के लिए, वो है सेलेक्टेबल मार्कर, जो आपको बताएगी कि बेस्ट फ्रेंड के दिल में प्यार है या सिर्फ दोस्ती है। मेरे बच्चों ठीक है, समझ आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? तो यहां पे भी हम यही कर रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स। इन वेक्टर्स के पास सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होते हैं, जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो आगे मैं डेफिनेशन लिखूं। पता नहीं लड़कियां क्यों खुश हो रही है इतना इस बात पे।
अरे घर बस जाएगा तुम्हारा, वरना बेस्ट फ्रेंड बनी रह जाओगी। अच्छा है ना, जल लेना थोड़ा सा, अगर फीलिंग है तो पता तो लग जाएगा लौंडे को, हमेशा कुआरी रह जाओगी वरना। चलो, तो अब सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, दीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस helps us to differentiate between recombinants and non-recombinants। अब बच्चे कहेंगे कि मैम यहां तो आपने एक तो कन्या का एग्जाम्पल ले लिया, रियल लाइफ में क्या है? ठीक है, यस, recombinants and non-recombinant transform cells। इसका यहां से ना ये हटा देना, फुल स्टॉप। इसके एग्जाम्पल जैसे यहां पे हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, या हम यहां पे यूज करते हैं क्रोमोजेनिक एंजाइम्स। नी बसाना घर, मैडम वो लट्टू हो गया तो मैं गई, मर्द का चक्कर मौत से टक्कर। मैम बॉयज में किसी को फ्रेंड हूं ना बनाना, लॉल। नीट में बढ़िया स्कोर करके जलाऊंगा, लॉल। आंटी है मैम, लॉल। कोई नहीं पलक तुम भी दो बना लो, लॉल। फालतू की बातें, फालतू की बातें। महा फालतू की बातें, लॉल। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे। सब तो तुम चैट्स में लिखने में बिजी हो, पता नहीं नोट्स कब बनाते हो। नोट्स नहीं बनाते तुम लोग। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स। अब क्लोनिंग साइट्स क्या है? देखो बेटा, सिंपल सी चीज है। तुम्हें एक लड़की बहुत पसंद आ रही है, मान लो बबलू ब्लास्टर है, उन्हें एक लड़की बहुत पसंद आ रही है, बहुत ज्यादा पसंद। कहते हैं कि अब हम मर मिटेंगे प्यार में। ठीक है, नीट एस्पिरेंट तो है ही बबलू ब्लास्टर, साथ में इन्हें एक लड़की भी पसंद आ गई कि मर मिट जाएंगे प्यार के लिए। ठीक है, फिर इन्हें 3 महीने बाद पता लगता है कि वो तो संतूर वाली मम्मी है। बबलू ब्लास्टर अपने दोस्तों के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? लाइन वहां मारो जहां कोई लाइन ले सके। ठीक है ना बच्चों? यस, लाइन वहां मारनी चाहिए जहां कोई तुम्हारी लाइन ले सके। अब मान लो तुमने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है एक डीएनए सीक्वेंस के लिए जिसके पास उसकी साइट है ही नहीं, तो कर लो फिर काम। अरे होगा ही नहीं ना, कटिंग फ्रैगमेंटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उस डीएनए सीक्वेंस के अंदर उसकी साइट ही नहीं है। तो इसलिए बच्चे जब साइट्स होती हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो उन्हें हम क्लोनिंग साइट्स कहते हैं, क्योंकि वहीं पे कट लगेगा, वहीं पे फॉरेन डीएनए जुड़ेगा, फिर उसकी क्लोनिंग होगी। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। तो क्या होती है क्लोनिंग साइट्स? मान लीजिए जैसे ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ये हमारा एक वेक्टर डीएनए है, इसके पास साइट है घातक, सिर्फ एक साइट है इसके पास, क्लोनिंग साइट घातक। अगर मैं इसके लिए SMA1 यूज करूंगी, SMA1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगी,
तो फ्रैगमेंटेशन होगा या नहीं होगा? डीएनए का फ्रैगमेंट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि घातक इसकी साइट है ही नहीं, इसकी क्लोनिंग साइट है ही नहीं। सो नो फ्रैगमेंट, कुछ भी असर नहीं होगा। मान लीजिए अब मैंने यहां पे यूज किया इको R1, तो क्या होगा? कट लगेगा, ये आपका डीएनए खुल जाएगा। ये देखिए यहां पे आपको फ्रैगमेंट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा जो मैम यहां पे समझाना चाह रही है, कि लाइन वही माननी चाहिए जहां पे कुछ हो सके। अब बबलू ब्लास्टर प्यार में इतने अंधे हो गए थे, कुछ भी कर उठेंगे। अब देखिए आप क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एनसीईआरटी क्या लिखती है? सो क्लोनिंग साइट फॉर अ रिस्ट्रिक्शन enzyme should be preferably 1। अब एनसीईआरटी आपको यहां पे इशारों में बात कह रही है कि क्लोनिंग साइट एक ही होनी चाहिए वेक्टर डीएनए में। अगर एक समय में 4 लोगों से प्यार करोगे तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इन वेक्टर डीएनए इफ मोर साइट्स प्रेजेंट may leads to confusion। ठीक है बच्चों, सो क्लोनिंग साइट वो साइट है आफ्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी foreign DNA joins here। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक होनी चाहिए। अब इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर डीएनए जो एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं। लिखो, जब लिख लो तो बता देना, उठ जाऊंगी मैं। उठ जाऊं? एक घुटनों में दर्द हो रहा है, कह रहे हैं उठ जाओ, बदमाश कहीं के। आते हैं मैम, फॉरेन डीएनए मतलब डिजायर डीएनए सीक्वेंस, नॉट होस्ट डीएनए। ठीक है, अब आते हैं पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मिड, जिसके बारे में बच्चों ने जरूर सुना होगा क्योंकि है ही इतना फेमस। सेल चैप्टर में भी पढ़ा है, फिर से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था या क्रोमोसोमल डीएनए है? पहले तो ये बताओ, डबल स्टैंडर्ड होता है या सिंगल होता है तुम्हारी तरह? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होता है या विद हिस्टोन प्रोटीन्स होता है? तो ये जो होता है हमारा प्लाज्मिड, ये क्या है हमारा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए without histone proteins present in prokaryotic cell। यू में तो होते ही नहीं है। present in prokaryotic cell where they may provide antibiotic resistance और विरुलेंस। तो इनके पास स्पेशल ताकतें हो सकती है इस प्लाज्मिड के पास। जरूरी नहीं सबके पास ये ताकतें हो, कुछ के पास हो सकती हैं।
ऐसा देखा गया है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है या विरुलेंट प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जिसके कारण एक बैक्टीरिया बदमाश बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है, दिस कैन कैरी 5 kb size of desired DNA into host cell. मैम मेरे को कंफ्यूजन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉम्बिनेंट है या रिस्ट्रिक्शन है? अब एक गधे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए एंड विद द हेल्प ऑफ किलोबेस AKB डिजायर डीएनए। एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन वेरी पॉपुलर, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसकी फुल फॉर्म, अब कोई भी बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, पहले समझेगा इसको। ठीक है, मैं डायग्राम बना रही हूं इसका। अगर ये समझ में नहीं आया बेटा तो आगे जो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक है वो तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बात हो रही है। विरुलेंस, बताऊं बच्चों? देखो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी कि अगर ये प्लाज्मिड किसी प्लांट सेल के अंदर चला गया तो क्या कर देगा? ट्यूमर बना देगा, यानी प्लांट के अंदर भी हो जाएगा कैंसर लाइक ट्यूमर्स। वापस से समझते इसको, अगर ये टीआई प्लाज्मिड किसी नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर चला गया तो वो नॉर्मल सेल भी क्या बन जाएगा? ट्यूमरस सेल बन जाएगा, क्योंकि उसमें ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस प्लाज्मिड में ऐसा क्या है जिसके कारण एक नॉर्मल प्लांट सेल भी ट्यूमर सेल बन जाता है। ठीक है, तो इसके पास यहां पे दो चीजें हैं। ये हमारा टीडीएनए विच स्टैंड फॉर ट्रांसफर डीएनए, दिस स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर डीएनए। These are Vir genes. These are Vir genes. अब होता क्या है, ये डीएनए इसकी यहां से कटिंग होगी। क्या होगी बच्चों? यहां से कटिंग। और आप कहेंगे मैम ये कटिंग और करा रहा है, ये कटिंग कराएगा विर जीन्स, विरुलेंस जीन्स, ये कटिंग कराते हैं। और कटिंग होने के बाद इस टीडीएनए को इंटीग्रेट कराया जाएगा प्लांट जीनोम में, इंटीग्रेट्स विद इन प्लांट जीनोम। तो यानी कि जो ये टीडीएनए है, ट्रांसफर डीएनए है, ये अब कहां पे इंटीग्रेट करा दिया जाएगा? प्लांट जीनोम में। सो दिस टीडीएनए बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लांट जीनोम। ठीक है, जब जब वो रेप्लिकेट होगा प्लांट जीनोम तो ये भी रेप्लिकेट होंगे। ये जो सीक्वेंस है टीडीएनए की, ये बनाते हैं हाई अमाउंट्स ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस। हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस। जब ये हाई अमाउंट में ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस बनाते तो इसके कारण क्या होता है? ट्यूमर बनता है। क्या बनता है? ट्यूमर फॉर्मेशन। और यही गड़बड़ हो जाती है। आखिर ये टीआई प्लाज्मिड जिसके कारण ट्यूमर बन रहा है, ये किस बैक्टीरिया में मिलता है? ये एक बैक्टीरिया में मिलता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस।
विच इन्फेक्ट्स डाइकॉट प्लांट्स। ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करता है। ये कहता है जो जोड़े में होते हैं मैं तो उन्हीं को इन्फेक्ट करूंगा, अकेले वाले तो वैसे ही परेशान है। मोनोकॉट तो वैसे ही मोनो है, उसकी जिंदगी में वैसे ही दुख है, मैं और दुख ऐड कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा डाइकॉट वाले पर अटैक करता है। और कौन सी बीमारी करता है? क्राउन गॉल डिजीज। कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज। नहीं बेटा आस्था, कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास नेचुरली विरुलेंट जीन्स होते हैं। अब देखो इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं घर में, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा नेचुरली गुस्से वाला होगा, एक बच्चा नेचुरली जिद्दी होगा, एक बच्चा थुलथुला पड़ा होगा किसी कोने में जिसे लाइफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर एक चौथा बच्चा होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा, जो करियर बनाएगा और बाकी सबको तानों का रीजन बनेगा। उसको देख, छोटे होने के बाद भी कितना पढ़ लिख लिया, तुम्हें क्या कमी छोड़ी थी हमने, वही माँ बाप हैं, वही घर हैं, बट तुम निकम्मे हो। ठीक है बच्चे? तो अब आप कहो मैम ऐसा क्यों? नेचुरल है ना, वी ऑल आर बॉर्न विद डिफरेंट क्वालिटीज, वी ऑल आर बॉर्न विद सम वेरिएशंस। उसी तरीके से इन प्लाज्मिड में भी वेरिएशंस होता है बच्चे। हर बैक्टीरिया अपने में अलग होता है, सेम नहीं होता है मेरे बच्चे। अगर आपने नीट 2026 क्लियर कर लिया तो आप आने वाले 25 सालों के लिए घर में अमर हो जाएंगे कि बच्चा हो तो अनिरुद्ध जैसा। गर्मा मैम से पढ़ते ही सिलेक्शन ले लिया। ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने? और भी एग्जाम्पल करेंगे अभी हम पीबीआर 322। आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से मेरी बड़ी बहन है, उससे बड़े हमारे भैया जी हैं, बट हम तीनों ही बहुत पढ़ लिख लिए, तो हमें कोई भी ताना नहीं मिलता है किसी को भी। तीनों अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। चलो अब आगे चलते हैं वेरी फेमस एग्जाम्पल पे जो आप जानते भी हैं, दैट इज योर पीबीआर 322। ये है प्लाज्मिड जो पढ़ेंगे अभी हम। मैम आज बहुत आलस आ रहा है, सही कह रही हो दिशा। चलो पीबीआर 322 की पहले फुल फॉर्म पे फोकस करते हैं, इससे पहले हम उसका डायग्राम बनाए। आ जाओ। P stand for plasmid, B stand for name of the scientist Bolivar, R stand for Rodrigo, and 322 is the order of development। यानी कि बेचारों ने एक बनाया कामयाब नहीं हुआ, दूसरा बनाया फिर कामयाब नहीं हुए, ऐसे करते करते 322वां प्लाज्मिड ऐसा बनाया जो काम का निकला बच्चों, जो काम का निकला। यहां पे बच्चों से एक सवाल सॉल्व होता नहीं है, वहीं पे इनकी हालत खराब हो जाती है। कंसिस्टेंसी इज द की, बिल्कुल सही। ऑलवेज मैनिफेस्ट गुड थिंग्स अबाउट यू। ये कभी अपनी जुबान से मत निकालना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं निकालना चाहिए जुबान से। हो ना हो वो तो फ्यूचर में है, बट एटलीस्ट अपनी जुबान को तो अपने लिए यूज किया जा सकता है।
दूसरे तो बोलते ही है, खुद भी अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तुम लोग। अपनी जुबान है, अपने लिए तो अच्छी बोलो। जुबान केसरी, केसरी शब्द निकालो इससे। चलो अब यहां पे हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगी मैम, कैसे बनाना है। पहले सभी प्यारे बच्चे 2 गोले बनाएंगे इस तरीके से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो है ओराई। तो सबसे पहले बच्चे बनाएंगे वो सीक्वेंस जिसके बिना ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो है ओराई। अब रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, जैसे हेलिकेज एंजाइम, जैसे प्राइमेस, सब पढ़ाया आपको। तो ये सब प्रोटीन कहां से आएंगे, एक अलग सीक्वेंस है जिसका नाम है ROP, रेप्लिकेशन प्रोटीन्स। ये रही वो सीक्वेंस, ठीक है। 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स बनाएंगे, आज बनाते हैं। यहां पे इस वाली साइड की क्या ट्रिक है, ट्राई बनाना सैलेड, सब कॉपी कर लिए हैं बट कोई नहीं, मेरा दिल बड़ा है। ट्राई बनाना सैलेड, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर है जो सेलेक्ट करेगा रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को। बनाना सैलेड यानी कि यहां पे होगी साइट आपकी BAM-H1 की, बनाना BAM-H1, सैलेड SAL1, ये आपकी 2 एंजाइम्स की क्लोनिंग साइट्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस साइड बनाएंगे हम PT टीचर कॉल्स अमर एंड पीयू, PT टीचर कॉल अमर एंड पीयू। अमर से याद रखना है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन साइट, ठीक है। PT टीचर, PT PST1 कॉल्स अमर एंड पीयू, अमर से एम्पिसिलिन, पीयू PVU1। PT टीचर का ही काम होता है स्कूल के सारे लफड़ों को पकड़ना। PT के अलावा वो सब करता है स्कूल में। नेक्स्ट क्लास 1 का सेक्शन E इज हिंदी मीडियम। क्लास 1 क्ला 1 सेक्शन E को R1 इज हिंदी मीडियम, ठीक है। हिंद 3 ROP में भी एक साइड होती है जो सबसे अलग है, वो है PVU2। सारे 1 है, बस यही 2 है और हिंद 3 है। अब इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स लिखेंगे हम। पहला डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है, पहली चीज। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स कितनी है, काउंट करके सभी बच्चे बताएंगे। ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे और मैम को बताएंगे। एट क्लोनिंग साइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स कितने हैं, दो। केबेस किलोबेस, कौन कौन से, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स होती है जो मारती हैं
किसको? बैक्टीरिया को. What is ori? Origin of replication. What is ROP? Synthesizes protein required for replication. Synthesizes proteins required for plasmid replication. अरे किलो बेस लिखना है क्या? के बीस किलो बेस. अच्छा ट्रिक लिख दूं? अच्छा ऐसे प्यार से बोलो मैम को. इस साइड की है ट्रिक, ट्राई बनाना सैलेड. ये ट्रिक मैंने तब बनाई थी जब मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रही थी. मैं वेदांतु में थी, मेरे सामने मेरा एक कैमरामैन था. मैंने कहा यार सैल से क्या बनाएंगे, तो उसने कहा मैम सैलेड. मैंने कहा चल भाई. तो ये मेरी अकेली की इन्वेंशन नहीं है, मेरे कैमरामैन की भी थी, साथ में था वो मेरे. ये हमारी पीटी टीचर कॉल्स अमर एंड पीयू. ये है क्लास 1 सेक्शन ई इज हिंदी मीडियम. इसी तरीके से एक और है जो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा पक 18. पक 18. पक 18. चले पक 18. पक 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 पक. P stand for plasmid. UC stand for University of California. आपको पता है ये अमेरिका में है. 18 इज ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट. इन्होंने काफी जल्दी जीत हासिल कर ली थी. पक 18. Now let's make the structure. Again, the most important thing which we will start after 2 circle is ori. तो यहां पे भी क्या थी? ori. ठीक है, क्या ये ori? ori के साथ यहाँ पे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं हमें रेप्लिकेशन के, आरओपी. देखो बेटा जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए दूसरी बार पढ़ना हमेशा मुश्किल होता है. ये रीजन है कि ड्रॉपर्स अटेंटिव नहीं होते हैं क्लासेस में. उन्हें लगता है ये मैं पढ़ चुका हूं, बट क्वेश्चन नहीं होते बेटा तुमसे. बोरिंग तो लगेगा ही, इसलिए तो कह रही हूँ सिलेक्शन ले लो, वरना अगले साल तो इतना बोरिंग लगने वाला है कि तुम कहोगे कि ये मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में. आगे तो और बोरिंग होने वाला अगले साल फिर. तो इसलिए इस साल ये बोरिंग छोड़ो, ये सोचो कि क्या है और इस समय मेरा है. और तुम्हारे टीचर्स तो इतने अच्छे हैं, सब मिलके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं नवंबर तक, जो हमने प्रॉमिस किया था तुम लोग को. ठीक है, अब यहां पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम लेंगे,
सेलेक्टेबल मार्कर एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहां पे हम एक और नया जीन ले रहे हैं पहली बार, जिसका नाम है LAC-Z जीन, जो बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेस। ये कैसे काम करता है ये हम पढ़ेंगे सिलेक्शन में। LAC-Z जीन, इस जीन के अंदर ही बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होती है बच्चों, जैसे SAL1, जैसे BAMH1, जैसे EcoR1। इतनी सारी साइट एक ही जीन के अंदर है। सोचो, PST1, HIND2, जब एक जीन के अंदर, एक सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर इतनी सारी क्लोनिंग साइट्स होती है एक साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इस चीज को हम बोलते हैं MCS। MCS क्या होता है? MCS स्टैंड फॉर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये भी है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर हमारा एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन। LAC-Z जीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। और आई और ROP सेम फंक्शन जैसे वहां लिखे हैं। नहीं, यहां भी कंफ्यूजन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लिख लीजिए, बना लीजिए। इसके बाद हम मैकेनिज्म सीखेंगे कैसे बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट अगर आज मैंने ज्यादा छोटी ली तो ये फिर कल भी खींच जाएगा, इतना नहीं खींच सकते चैप्टर को ना। फिर आगे की भी चैप्टर्स है, 21 तारीख तो हो ही गई है। इकोलॉजी खैर फॉर मी इट्स नॉट अ स्ट्रेस, क्योंकि उसमें मैं आपको नोट शेयर करूंगी। विल कवर लाइक इकोलॉजी इन 4 क्लासेस। नहीं बेटा, मैं इवनिंग में बिल्कुल क्लास नहीं ले पाऊंगी। आज मैं जाऊंगी फिजियो के लिए अपनी। मैं अपना बैक एक ये ठीक कराऊंगी अभी हाथों हाथ। मुझे इसे बिल्कुल नहीं खींचना है, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में क्रैश कोर्स की क्लासेस और 3-3 घंटे की होगी, लंबी चलेगी। तो अपने आप को ठीक रखूंगी तभी इतना अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, वरना नहीं पढ़ा पाऊंगी। फिर यूट्यूब पे भी 1 शॉट शुरू हो जाएंगे। नहीं, आज तो नहीं होगा खत्म। अरे पढ़ लो पहले, चुप रहो। मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो बेटा, ये हमारा डिजायर डीएनए। ये कौन सा डीएनए? हमारा डिजायर डीएनए, जिसकी हमने कॉपीज बनाई है, मिलियंस ऑफ कॉपीज यूजिंग पीसीआर। प्लस यहां पर हम ले रहे हैं अपना वेक्टर डीएनए। ये हमारा डबल सर्कुलर वेक्टर डीएनए। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जो कि PYQ क्वेश्चन भी रह चुका है हमारे नीट का, कि जब भी हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो दोनों के लिए हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आपने डिजायर डीएनए के लिए SMA1 यूज किया है और आपने वेक्टर डीएनए के लिए EcoR1 यूज किया है, तो उस केस में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स प्रोड्यूस होंगे जिन्हें आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा क्या याद रखना है? वी हैव टू यूज द फर्स्ट सेम
restriction enzyme for desired DNA and vector DNA. इसके बाद प्रोड्यूस होंगे आपके क्या, स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड्स. जैसे इधर देखिए, ये देखो, ये हो गए, ये देखो, ये हो गए. अब ये ज्वाइन करेंगे, अब इनकी ज्वाइनिंग होगी. ज्वाइनिंग, ये ज्वाइन कर गए, ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसको आपने होस्ट सेल के अंदर भेजना है. ब्लंट भी बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी है इको R1 यूज करें. SMA1 यूज किया तो ब्लंट एंड्स बन जाएंगे. अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, डीएनए लाइगेज, which is called as molecular glue. ये कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. जिससे पूरा एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है. थैंक यू बबलू ब्लास्टर फॉर नोटिसिंग माय वाइट हेयर. आई हैव लॉट ऑफ ग्रे हेयर. यस, यहाँ तो बहुत है, देखो दिखते नहीं है तुम्हें, बहुत है. स्ट्रेस ही इतना देते हो ना तुम, सिलेक्शन लेते नहीं हो. मेरे को स्ट्रेस हो जाता है बैठे बैठे. बेटा पॉल्यूशन में रहने के अपने साइड इफेक्ट्स भी है ना. दिल्ली में ऑफ कोर्स मैम, हम आपसे यहाँ आप पे तो पढ़ लिया है आपसे चैप्टर्स, तो क्या यूट्यूब में वन शॉट और क्रैश कोर्स दोनों अटेंड करना होगा? बिल्कुल आस्था. अरे बेटा रिवीजन के बिना आप कैसे सोच सकते हो नीट एग्जाम में बैठने का. आज मैं रैंडमली भी कोई सवाल पूछ लूं तो आधी क्लास नहीं दे पाएगी. बेटा क्रैश कोर्स आपका 10 या 15 दिसंबर से शुरू होगा. यस. Next step, now this recombinant is ready to go into host cell. So now we will start with step number 6. Step 6, transformation of host cell. Oh, recombinant है. Of recombinant DNA into host cell. Okay. Transfer of recombinant DNA into host cell is called as transformation. ये है ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन. ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into host cell is called transformation. क्या एक बार में हाँ कर देती है? क्या? I just asked a random question. Naughty girls and boys. Yes. तो बेटा देखो, एक टाइम में पहली बार में आपका कोई भी अटेम्प्ट फेल हो जाता है. मैक्सिमम चांसेस ये होता है. फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिलने का मतलब है कि आप इंप्रूव करना बंद कर देते हैं. ठीक है. तो इसलिए सबसे पहले
अब आप पढ़े लिखे बिना पढ़े नीट एग्जाम देने जा रहे हो और आप सोच रहे हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा होता है नहीं। पहले आपको दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता है कि यस मुझे नीट क्लियर करना है, यानी कि मुझे शादी जाना छोड़ना होगा, फालतू के डिस्ट्रैक्शन छोड़ने होंगे, इसे पढ़ाई फोकस करना होगा, ये सब उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे भी हम अपने होस्ट सेल को तैयार करते हैं कि बाबू अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा तो तू एक्सेप्ट कर लियो। इस तैयारी ऑफ होस्ट सेल को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले एक बीकर लिया, ये हमारा बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला, एक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किस चीज का कोई बता सकता है? ये सॉल्यूशन है डाइवेलेंट सॉल्यूशन, डाइवेलेंट सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर है कैल्शियम क्लोराइड। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया अपने होस्ट सेल, ये हमारे होस्ट सेल जिनमें हम चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना, ये हमारे होस्ट सेल। अब इसको शेक करेंगे, शेक शेक अभी शेक शेक शेक। अब आप कहेंगे मैम आखिर कैल्शियम क्लोराइड क्यों लिया? सबसे पहले अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोर्स इंक्रीज करने होंगे एंड पोर साइज को भी इंक्रीज करना होगा, तब चांसेस बढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, वरना आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यस। तो क्या हो रहा है यहां पे, नंबर ऑफ पोर्स इंक्रीजेस एंड पोर साइज increases in host cell plasma membrane, which increases chances of transformation of recombinant DNA। तो क्या क्या हो रहा है डाइवेलेंट सॉल्यूशन से? अगर नीट में क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा असर्शन रीजन बन सकता है यहां पे। नंबर ऑफ पोर्स भी बढ़ेंगे और साइज ऑफ द पोर भी इंक्रीज होगा। अब हर होस्ट सेल के स्पेसिफिक एक मेथड यूज किया जाएगा जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। होस्ट सेल स्पेसिफिक मेथड्स will now be used for transformation। B point। A है कॉम्पिटेंसी, उसके बाद हर को जीतने का, हर के दिल का जीतने का तरीका अलग होता है बाबू भैया, सेम नहीं होता है। पहला, बैक्टीरियल सेल्स के लिए कौन कौन से तरीके यूज होंगे? फॉर बैक्टीरियल सेल्स कौन कौन से तरीके यूज किए जाएंगे? पहला मेथड कौन सा है? हीट शॉक मेथड। पहला मेथड कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हीट शॉक मेथड, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। हीट शॉक मेथड क्या करे, इसमें गर्म ठंडे का टॉर्चर कर रहे हैं, पहले 42 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 42 डिग्री। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में होस्ट सेल है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है साथ में छोटे छोटे, ये इस तरीके से। तो हमने इसके अंदर क्या क्या लिया बच्चों? इसके अंदर हमने लिया है होस्ट सेल प्लस इस सॉल्यूशन में लिया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम चाहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में चला जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से ट्रीट करेंगे 42 डिग्री पे, फिर 0 डिग्री पे, फिर 42 डिग्री पे।
दिस इज द टॉर्चर। जब हम टॉर्चर करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर्स इनटू होस्ट सेल। क्या ये मेथड सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन। अगर ठंड गर्म से काम ना बने तो फिर करंट पास करेंगे, करंट पास, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसी सॉल्यूशन को, सेम सॉल्यूशन को अब इसमें पास करेंगे, इस सॉल्यूशन पे हम हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, यस, हाई वोल्टेज currents will be passed at regular intervals, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। रोहन बेटा, आपको तो वैसे भी क्लास 12 बोरिंग लग रही है, आप पढ़ चुके होंगे बेटा, बट लेट मी टीच अदर स्टूडेंट्स। अगर इन छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए मैं 3 क्लास लगाने लगी बेटा, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। बनाया सबने? नेक्स्ट प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, बता सकते हो आप? बिल्कुल, प्लांट सेल, प्लांट सेल के लिए मेथड यूज होता है जीन गन। इसी को हम कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड। इसके अंदर हम एक गन बनाएंगे, इस गन के अंदर गोल्ड और टंगस्टन बुलेट्स होती हैं। क्या होती है? गोल्ड या टंगस्टन की बुलेट्स, विच आर कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इनको छोड़ा जाता है एट हाई वेलोसिटी। अब देखिए, इसको शूट कर दिया गया है हाई वेलोसिटी पे। इसके ऊपर क्या कोटेड है? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये किसके ऊपर बॉम्बार्ड की जाएगी? प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में इसे बॉम्बार्ड किया जाएगा। ये देखिए, ये आगे प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से बुलेट्स यूज की जाती है। आगे गोल्ड और टंगस्टन ही क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई नॉट अदर एलिमेंट्स? सिर्फ गोल्ड और टंगस्टन ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही। तो यह गोल्ड और टंगस्टन bullets are used coated with recombinant DNA which are bombarded on plant cell at high velocity. Gold और टंगस्टन are non reactive, इसलिए यूज करते हैं।
प्लांट्स में एक और मेथड यूज होता है जीन कण के अलावा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कराते हैं 2 सेल्स का। ये एक क्वेश्चन है, काफी आ जाता है। वेक्टरलेस, अगर हमें वेक्टरलेस करना है काम तो उस केस में हम पेग यूज करते हैं, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये यूज होता है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें एनिमल सेल। एनिमल सेल के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? माइक्रो इंजेक्शन। which injects recombinant DNA into host nucleus. सीधा होस्ट न्यूक्लियस में। यहां पे हमारा ये वाला स्टेप भी खत्म होता हुआ, अब हम स्टेप 7 की ओर चलते हुए, जो है हमारा स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। ये चैप्टर दिखता छोटा है बहुत गहरा, गहरी गहरी चीजें इसमें। बेटा इस वाले चैप्टर में वो ऐड हुआ है क्या टिश्यू कल्चर, या वो दूसरे वाले चैप्टर में ऐड हुआ है टिश्यू कल्चर? किस चैप्टर का पार्ट है वो टिश्यू कल्चर जो ऐड हुआ है इसमें, या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में ना, इसी चैप्टर में मैं कराऊंगी बट टिश्यू कल्चर, क्योंकि उसका जो 3D है ना वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। हाँ सा इसमें कराऊंगी मैं। फिर वो वाला चैप्टर आप ये मत सोचना कि मैम ने कराया नहीं है, इस वाले में मैं कराऊंगी, ठीक है? अब हमारा सिलेक्शन बचा है, टिश्यू कल्चर बचा है, इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन, बायोरिएक्टर्स खत्म। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कल करा देती हूँ इसको, बट कल हम दूसरे चैप्टर का टिश्यू कल्चर भी इसी में पढ़ के जाएंगे, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो एक क्लास में हो जाएगा आपका पूरा। फिर यस, इकोलॉजी के नोट्स आई विल शेयर इन एडवांस, जिससे कि आप उसे वो करा सके प्रिंट। चलो बाय बाय।